Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of December 2020. तो आज है तारीख 10 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइज बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में वहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाकर उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, आपको अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है जिस तरीके से आपने अभी तक दिखाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस रेड कलर के बटन को दबाकर, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा आर्टिकल नंबर 1। इस आर्टिकल में बेसिकली एक पर्सनैलिटी की बात हो रही है। एक वेमेन है जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, जिनका नाम है बाला देवी। इन्होंने एक इतिहास ही रच दिया है। और वो कैसे? ये एक फर्स्ट इंडियन वेमेन बन चुकी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग को खेला है। जी हाँ, प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग। तो यहाँ पर उसी के साथ इन्होंने नाम भी रोशन किया है हमारे भारत का। तो पढ़ेंगे इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें। इस आर्टिकल को हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है। स्पोर्ट्स से आप लोग रिलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनकी पिक्चर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर हम देखें बाला देवी, इन्होंने यहाँ पर इतिहास रच दिया, क्योंकि ये पहली भारतीय यहाँ पे आप कह सकते हो वेमेन बन चुकी हैं जिन्होंने स्कोर किया है प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में। और किसके अगेंस्ट खेला इन्होंने अगेंस्ट खेला मदरवेल फॉर रेंजर्स। ठीक है, इनके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने खेला था। अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें तो इनका पूरा नाम है नगांगोम बाला देवी। ये एक इंडियन विमेंस फुटबॉलर हैं जिन्होंने यहाँ पर स्कॉटिश विमेन प्रीमियर लीग में भाग लिया और यहाँ पर खेला इन्होंने फुटबॉल लीग को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसी के साथ यहाँ पे ये एक पहली इंडियन विमेन भी बनी। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया इनका जन्म हुआ था मणिपुर में, 1990 की बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने जो ये स्कॉटिश क्लब को ज्वाइन किया जनवरी 2020 में, और अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग भी खेल लिया है, जिस वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर इनका नाम आ रहा है। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे। और आगे आप लोगों को मिलेगा आर्टिकल नंबर 2, और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस आर्टिकल का अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो पूरे दुनिया की 25 सबसे बड़ी आर्म्स कंपनीज हैं जो कि आर्म्स बेचती हैं, उसमें से कौन कौन सी कंट्री टॉप के ऊपर है, और इंडिया जो है वो आप कह सकते हो इम्पोर्ट करती है तो उसमें कहाँ पर स्टैंड करती है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इस आर्टिकल को हम लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डिफेंस और सिक्योरिटी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 3 में। ओके, नाउ यहाँ पर बात करी गई है यूएस और चाइनीज, यानी यूएस में आर्म्स कंपनीज, यानी कि आर्म्स कंपनीज जो कि आप कह सकते हो इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि भेजता है, ठीक है, बना के यहाँ पर सेल आउट करता है। तो यूएस हो गया, चाइनीज कंपनीज हो गई, यहाँ पे डोमिनेटेड कंपनी बोली जा रही हैं। और ये इनके यहाँ काफ़ी सारा यहाँ पे आप कह सकते हो हथियार बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें ये रिपोर्ट कौन लेके आया, ये सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है, ये सिप्री की रिसर्च में बताया गया है। अब यहाँ पे सिप्री क्या है इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्टॉकहोम बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है, इस वजह से याद रखना ये स्टॉकहोम रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ये भी याद रखना। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो यूएस की आर्म्स इंडस्ट्री हैं उनकी बात करें तो बहुत टॉप के ऊपर आजकल स्टैंड कर रही हैं। 25 कंपनीज है पूरी दुनिया के अंदर जो कि हथियार को बेचती हैं बाकी अदर कंट्रीज़ को, तो फिर उसमें यूएस टॉप के ऊपर है। यूएस की इसके अंदर 25 में से 12 जो कंपनीज हैं वो यूएस की हैं। चाइना की इसमें से 4 हैं। लेकिन अगर हम बात करें टॉप 10 के अंदर में यूएस की 5 कंपनीज आती हैं और चाइना की 3 कंपनीज आती हैं। तो यूएस और चाइना दोनों काफ़ी अच्छा यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें हम लोग, देखो मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल यही चीज़ बताई है। 6 कंपनीज हैं यहाँ पर यूएस की, और 3 कंपनी है चाइना की, मैंने 5 बताया होगा। ठीक है, वो टॉप 10 के अंदर में। नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम बताया गया है। अगर हम यूएस की कंपनीज को देखें, ये यूएस की कंपनीज के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमान और रायथॉन, जनरल डायनामिक्स, ये सारी हमारी यूएस की कंपनीज हैं। चाइना की भी 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं? एवीआईसी, सीईटीसी और नोरिंको हेल्थ स्पॉट 6।
ठीक है। यहाँ पर ये सारी कंपनीज हैं जो कि आर्म्स सेल आउट करती हैं बाकी कंट्रीज को, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में पहली बार ये बताया गया कि पहली बार एक वेस्ट एशियन कंट्री है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एज कंपनी है जिसने अपना नाम शुमार किया है इस लिस्ट के अंदर में। ओके, तो गाइज यही सारी चीज़ें थी। नाउ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, इसमें से जो इंडिया है वो इंपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया क्या करता है, इंडिया की कोई यहाँ पर इतनी कंपनीज वगैरह नहीं है, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है यानी इनसे प्रोडक्ट खरीदता है, ये हथियार खरीदता है। तो इंडिया खरीदने वाले की लिस्ट में बात करें तो वो दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है पूरी दुनिया में। इंडिया हमारा ऐसा है जो कि पूरे दूसरे नंबर पे स्टैंड करता है, जो कि सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करता है, खरीदता है बाकी कंट्रीज से। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। इंटरेस्टिंग है, इस आर्टिकल को हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ पे आएगा, जीएस पेपर 3 में। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर देखनी है ध्यान से। पिक्चर में आप देखोगे ये हाईवे है नीचे, ठीक है। अब इस हाईवे के ऊपर ये जो पुल बना है, देखो कितना शानदार बना है। ये पुल इधर का फॉरेस्ट, इधर का जंगल और इधर के जंगल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को लेकर बात करी गई है। जो रामनगर फॉरेस्ट है, डिवीजन है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। और तो यहाँ पे क्या अभी रिसेंटली हाल ही में क्या करा है, एक इको ब्रिज बनाया है। पहला ऐसा इको ब्रिज बनाया गया है रेप्टाइल्स के लिए, और छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं, जो जानवर इधर के होंगे वो इधर आ सकेंगे, जो इधर के होंगे इधर जा सकेंगे। तो बहुत ईजी हो जाएगा उनका, रोड वगैरह क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग देखोगे कि रोड वगैरह क्रॉस करते हैं तो काफ़ी सारे जानवर मर जाते हैं, गाड़ी से दब जाते हैं, तो बहुत सारी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। आप अपने जो एस्से वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो कि हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मैंने कल के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में एक टॉपिक कवर किया था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाला, ठीक है। तो उसमें आप ये लोग इस्तेमाल, अगर उस पर एस्से वगैरह आ जाए तो आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो कि इस तरीके से जैसे रामनगर ने स्टेप उठाया है हम लोग भी स्टेप उठा सकते हैं, है ना। ना अगर हम बात करें ये इको डक्ट या इको ब्रिज, इसका एम क्या है, इसका मकसद है कि भाई जो वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई यहाँ के जो जानवर थे वो पहले इधर नहीं आ पा रहे थे, तो ये पूरी कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं बन पा रही थी, यहीं से कनेक्टिविटी टूट रही थी। अब यहाँ पे बीच में ब्रिज बना दिया गया है तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ के जानवर वहाँ आएंगे, यहाँ के जानवर उधर चले जाएंगे, तो ऐसी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो ब्रिज है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होने वाला है मंकीज़ के लिए, स्क्वायरल के लिए और एबोरियल स्पीशीज़ के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा एम्फीबियन, यहाँ पे टनल्स होंगी, कल्वर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लार्ज एनिमल्स भी यहाँ पर जा सकते हैं। ना अगर हम बात करें यूजुअली तो फिर ये जो ब्रिजेस हैं इनको पूरा का पूरा प्लांट से ढक रखा है। ये देखो आप प्लांटिंग कर रखी है पूरे ब्रिज के ऊपर कितनी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। पूरा का पूरा ग्राउंड ही बना रखा है इसको। नाउ अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर अपने 4 के ऊपर में भी हमारा चौथा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग आगरा में मेट्रो की बारे में कि आगरा में मेट्रो का एस्टेब्लिशमेंट करा जा रहा है तो वो कितना टाइम लगने वाला है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस आर्टिकल को हमने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी करो तो इकोनॉमी कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 में। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो, यानी कि आगरा में मेट्रो चलेगी। आगरा में मेट्रो के लिए कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही वहाँ पे मेट्रो आपको तैयार मिल जाएगी। तो जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है यहाँ पर इन्होंने बोला है 5 साल में ये सारी चीज़ें पूरी तरह से 2 कॉरिडोर बनाने वाले हैं आगरा मेट्रो स्टेशन के, जो कि पूरे आगरा में जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी यानी जो भी घूमने वाली जगह होंगी उन सबको वो मेट्रो कनेक्ट करेगी, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। आगरा मेट्रो यहाँ पर 3 साल लगने वाले हैं इसमें, जो कि यहाँ पे फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे बात करी जा रही है ताजमहल से जामा मस्जिद तक चलाई जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहली बार ऐसा यहाँ पर हो भी रहा है। उसके बाद देखो आगे अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत प्रदूषण देखने को मिलता है। अब जब मेट्रो चल जाएगी तो ये पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। लोग मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी हद तक पॉल्यूशन हम लोगों को कम देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है तो। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज़ लिखी है, यहाँ पर आप इसे स्किप कर सकते हो इजीली, इसमें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हमने ऑल इंडिया रेडियो से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कल्चर कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 1 में। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग दे दिया है इंडिया के 2 शहरों को,
ठीक है, तो ये 2 शहर कौन कौन से हैं? पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, यूनेस्को की फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंडिया में 2 आपको पता होगा मशहूर शहर हैं, एक ग्वालियर, ओरछा। ग्वालियर यहाँ पे स्थित है, ओरछा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के में आते हैं। और झांसी भी यहाँ पर आप लोगों को पास में दिखेगा। ये झांसी लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं आता, झांसी यूपी में आता है। ठीक है, तो ग्वालियर और ओरछा हैं, ये मध्य प्रदेश में आते हैं। इनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया है। अब यहाँ पर इससे होगा क्या कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जब टैग दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, तो मतलब यूनेस्को वहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। आप कह सकते हो एक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, बहुत हेल्प करेगा उस जगह पर। ठीक है, कोई अगर कमी आ रही है, मान लो कोई वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, किले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए रिपेयर के लिए काफ़ी सारा हेल्प करेगा यूनेस्को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जब भी यूनेस्को किसी चीज़ को आप कह सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज में डिक्लेयर कर देता है, तो उसकी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें ओरछा की, तो ओरछा लोकेटेड है बुंदेलखंड रीजन में, मध्य प्रदेश वाले। ठीक है, और ये 16th सेंचुरी कैपिटल है। और उसके बाद अगर हम बात करें ओरछा के अंदर ओरछा राजमहल देखने को मिलेगा, जहांगीर महल, रामराज मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं, बहुत सारे पैलेसेस हैं जो कि अपने अलग अलग नाम से फेमस हैं। राजपूत मुगल आर्किटेक्चरल बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो इसी सब की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। ओके, नाउ अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ऑल एट द सेम टाइम जो ग्वालियर सिटी है वो कैपिटल है गुर्जर, प्रतिहार की, तोमर, बाघेल, कछवास और उसके बाद सिंधिया राजवंश की। ये जो एंशियंट साइंस हैं, पुराने ज़माने के कुछ साइंस वगैरह, ये सब वहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। किला की फॉर्म में किले बनाए गए हैं, पैलेसेस बनाए गए हैं ग्वालियर के अंदर में। तो फिर वहाँ के जो किले हैं, पैलेसेस हैं, उन सब की वजह से भी क्या करा गया है, इस ग्वालियर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूनेस्को ने, आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली 2 शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग दिया है, वो कौन कौन से हैं? आंख बंद करके याद होने चाहिए, वो है ओरछा और ग्वालियर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हमने अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी करो तो हेल्थ कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 2 में। नाउ बात करते हैं यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन की कैसे डिलीवरी करी जाएगी, उसके लिए किसी को अभी जानकारी नहीं है। तो वो सारी जानकारी कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी? तो हमारी भारत सरकार एक ऐप लॉन्च कर रही है जिसका नाम है कोविन। ठीक है, कोविन ऐप लॉन्च कर रही है। इस एप्लीकेशन पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उसकी किस तरीके से डिलीवरी होगी। ओके, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा, एक नया मोबाइल ऐप होने वाला है ये, जो कि पीपल क्या होगा, इसमें मोबाइल के इस ऐप के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करेंगे वैक्सीन के लिए। जो कोविन ऐप है ये अवेलेबल रहेगा स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए। आप अपने स्मार्टफोन्स में इसे डाउनलोड कर सिंपल सा इसमें रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जो ये प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल करा जाएगा, वैक्सीन का जितना भी डेटा होगा वो सब रिकॉर्ड करा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वैक्सीन रिलेटेड नॉलेजेस मिलने वाली हैं, सारी नॉलेजेस वगैरह मिलेंगी, जितना भी डेटा होगा वैक्सीनेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इस ऐप के अंदर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वैक्सीनेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है, रिपोर्ट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें, सारी नॉलेज आपको इस वैक्सीन से रिलेटेड प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है भारत सरकार के द्वारा। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 3 में आता है। नाउ अगर हम बात करें, इस आर्टिकल में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर देखने को मिला है जो इंडिया है उसकी रैंक जो है 10th रैंक है। मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिस कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा होगा वो इस रैंक में सबसे नीचे होगी, जिस कंट्री में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कम होगा वो टॉप पे होगी। ठीक है, अगर हम बात करें टॉप 1 2 3 में, तो टॉप 1 2 3 में कोई सी भी कंट्री नहीं आई है, मतलब पॉल्यूशन हर कंट्री में हो रहा है। तो लेकिन अगर हम देखें सबसे कम कहाँ पर है, स्वीडन में सबसे कम पॉल्यूशन है, उसके बाद यूके में, डेनमार्क, मोरक्को, नॉर्वे, चिली, और उसके बाद इंडिया आता है 10th नंबर पर। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना टॉप पर है, और उससे भी ज़्यादा टॉप पर है यूएसए, यानी कि सबसे नीचे आता है यूएसए। चाइना की रैंक है 33 और यूएसए की तो आप कह सकते हो यूएसए अपीयर ही नहीं करेगा इस रैंक में। यानी कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ पे होता है? चाइना और यूएसए के अंदर में।
ये लिस्ट में सबसे ज़्यादा नीचे हैं। इंडिया की रैंक पिछले साल 9 थी, इस साल 10th हो चुकी है, यानी कि इंडिया में पोल्यूशन बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मज़ा भी आया होगा। और गाइज मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।